हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम हमारे मैकेनिकल इंजीनियर को आगे बढ़ाते हुए न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कास्टिंग प्रोसेस के बारे में इन डिटेल्स। तो आज हम कास्टिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। कास्टिंग की जो टर्मिनोलॉजी होती है, हर एक कास्टिंग में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो डिफरेंट टर्म्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आप आगे चल के हर कास्टिंग प्रोसेस में इजीली आप उसको समझ सकते हैं। सेकेंड, जो सैंड कास्टिंग होता है, जो सबका बेसिक होता है, उसका प्रोसेस आज हम यहाँ पे देखेंगे, तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कास्टिंग प्रोसेस से। तो कास्टिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच molten metal is poured into predefined mold cavity and after solidification by breaking the mold we can get a required part। आप इससे जो कुल्फी होती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। कुल्फी में भी एक प्री डिफाइंड कैविटी होती है, जो कुल्फी का शेप होता है उस टाइप की एक प्री डिफाइंड कैविटी यहाँ पे होती है। मान लीजिए ऐसी कुछ कैविटी होती है, यहाँ पे एक स्टिक लगा हुआ होता है। तो जब भी हम इसको बनाना चाहते हैं तो हम वो कुल्फी का जो मिक्सचर होता है, जो आइस और मिल्क होगा, वो इसमें हम डालेंगे और आफ्टर सॉलिडिफाई होने के बाद हम इसमें एक स्टिक इंसर्ट करेंगे और बाद में ये मोल्ड को हम निकाल देंगे, तो हमें कुछ इस तरह की एक कुल्फी का शेप मिल जाता है। तो सेम कास्टिंग प्रोसेस भी ऐसा ही होता है। एक प्री डिफाइंड कैविटी होती है, जिस शेप का हमें प्रोडक्ट चाहिए उस शेप के हमारे पास कैविटी होती है। मान लीजिए कौन सा भी मेरे पास एक शेप है और उस शेप का मैं अगर कोई मेटल का या मान लीजिए ऐसा कुछ मैं शेप बनाना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक कैविटी है, तो मैं यहाँ से मोल्टन मेटल को, जो हम जिस मेटल का हमें कास्टिंग प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो आयरन का हो, एल्यूमिनियम का हो, वो कौन सा भी मेटल का प्रोडक्ट हमें चाहिए इस शेप का, तो हम उस मेटल को पहले हीट करेंगे कपोला में, फिर उसको मेल्ट करेंगे और पोरिंग टेम्परेचर आने के बाद हम उसको उस मेटल को इसमें इंसर्ट कर देंगे, इसमें मेटल को डाल देंगे। जब ये पूरा फिलअप हो जाएगा, आफ्टर इसको सॉलिडिफाई होने तक वेट करेंगे। सॉलिडिफाई होने के बाद हम इस मोल्ड को निकाल देंगे और जिस टाइप का हमारा मोल्ड कैविटी होगा उस टाइप का हमें प्रोडक्ट वहाँ से मिलेगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कास्टिंग प्रोसेस, उसको हम बोलेंगे कास्टिंग प्रोसेस। तो देखते हैं कि कास्टिंग प्रोसेस जनरली कैसे कैरी आउट किया जाता है। अब मैं इस कास्टिंग प्रोसेस से कोई स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, तो मुझे मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मुझे स्पेरिकल शेप का चाहिए। जैसे कि हम बेरिंग्स में जो बॉल्स होते हैं उस बॉल को बनाना चाहते हैं थ्रू अ कास्टिंग, तो वो जो बॉल है वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। ये जो स्पेरिकल बॉल होगा वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब इस प्रोडक्ट को मैं कास्टिंग के थ्रू बनाना चाहता हूं, तो मुझे किस किस टर्म के बारे में और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। अभी मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट है, मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे एक स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट कास्टिंग से बनाना है। मैं इसे बॉल मान लेता हूं। ओके, ये मुझे बॉल बेरिंग जो होती है उसके बॉल्स मुझे कास्टिंग के थ्रू बनाने हैं, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो अब मुझे क्या 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 रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट, तो मुझे इस शेप का, इस स्पेरिकल शेप का मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस स्पेरिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास होना चाहिए और उसे मैं बोलता हूं इन कास्टिंग पैटर्न्स। क्या बोलता हूं मैं उसे? पैटर्न। तो फर्स्ट कास्टिंग में फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है पैटर्न। और पैटर्न को हम डिफाइन करते हैं, पैटर्न इज अ रिप्लिका ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट विथ सम अलाउंसेस। अब ये पैटर्न जो होगा वो सेम रिप्लिका होगा, डुप्लीकेट होगा फाइनल प्रोडक्ट। हमें जिस भी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए उसका जो डुप्लीकेट होगा उसे हम बोलेंगे पैटर्न। और इस पैटर्न को यूज करके ही हम उस टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे स्पेरिकल शेप का फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेम स्पेरिकल शेप का ही पैटर्न ले लेता हूं। मैं यहाँ पे मेरे पास इस स्पेरिकल बॉल मुझे क्रिएट करना है, तो उससे स्पेरिकल बॉल ही मेरे पास होगा, उसे मैं पैटर्न बोलूंगा। और इसमें कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड किए होंगे। वो अलाउंसेस क्या होंगे ये हम आगे देखेंगे कि कौन से अलाउंस किसके लिए यूज किए जाते हैं। अभी सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके रिप्लिका होगा हमारा पैटर्न। तो पैटर्न इज डिफाइंड एज अ रिप्लिका ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट विथ सम अलाउंसेस। अब मैंने पैटर्न सिलेक्ट कर लिया क्योंकि स्पेरिकल पैटर्न है, तो मुझे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब ये स्पेरिकल पैटर्न है, ये इसके लिए अलग अलग मटेरियल भी यूज किए जाते हैं।
जैसे वुड किया जा सकता है, मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, वैक्स का भी हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे। अब इस पैटर्न के भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, ये सिंगल पीस पैटर्न होगा, डबल पीस, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अब मैं मान लेता हूँ मुझे इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने पैटर्न सिलेक्ट कर दिया, इसमें कुछ अलाउंसेस ऐड कर दिए, ये मेरा पहला काम हो गया। अब मैं इस पैटर्न को मान लीजिए मेरा 2 पीस पैटर्न है, मैच पेज पैटर्न है, मतलब मैं इस पैटर्न को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये नीचे वाला एक और ऊपर वाला एक, मेरे पास 2 पैटर्न है। मतलब मुझे जो ऑब्जेक्ट चाहिए उस ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट करने के लिए 2 पीस पैटर्न का यूज करता हूँ, 1 और 2, और मुझे इससे, और जब मैं इस दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब फर्स्ट मेरे पास इस पैटर्न को, अब पैटर्न को हमने डिफाइन कर दिया। अब पैटर्न के बाद हम इस पैटर्न में इस पैटर्न को, ये मेरा नीचे वाला पोर्शन है पैटर्न का, तो मैं इसको कुछ इस तरह रख दूंगा एक बॉक्स में, मैं इसे ऐसा रख दूंगा एक बॉक्स में, और उस बॉक्स को हम बोलते हैं फ्लास्क, उस बॉक्स को हम बोलेंगे फ्लास्क। तो फ्लास्क में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको मैं एक बॉक्स में रख दूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट को मैं एक बॉक्स में रख दूंगा, और उस बॉक्स को हम बोलते हैं फ्लास्क। तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी में, कास्टिंग की टर्मिनोलॉजी में सेकेंड पार्ट होता है हमारे पास फ्लास्क। ओके, सेकेंड पार्ट होगा फ्लास्क। तो फ्लास्क क्या है, फ्लास्क इज अ बॉक्स विच कंटेन मोल्डिंग एग्रीगेट। अब मोल्डिंग के जितने भी एग्रीगेट होंगे वो उस बॉक्स के अंदर होंगे, उस बॉक्स को हम बोलेंगे फ्लास्क, उस बॉक्स को हम बोलेंगे फ्लास्क। फ्लास्क के 3 अलग अलग नेम होते हैं, 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे ये मेरे पास एक फ्लास्क है, इसको मैं अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं तो मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलता हूं कोप, मिडल वाले पार्ट को मैं बोलता हूं चीक, और बॉटम वाले पार्ट में हम बोलते हैं ड्रैग। ओके, तो अगर 3 पार्ट में फ्लास्क को डिवाइड किया गया है तो अपर वाले पोर्ट को हम बोलते हैं कोप, नीचे वाले को चेक, सबसे नीचे वाले को ड्रैग, मिडल वाले को चीक। तो ये होता है फ्लास्क। अब इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोल्डिंग एग्रीगेट कलेक्ट करते हैं। ये एक बॉक्स होता है, ओपन बॉक्स होता है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मोल्डिंग एग्रीगेट डालते हैं। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे पैटर्न रख दिया, उस एक बॉक्स में मैंने पैटर्न को रख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर पहले फेसिंग सैंड डालता हूँ, फिर इसके पीछे बैकिंग सैंड मोल्डिंग सैंड डाल देता हूँ, और फिर बाद में लार्ज क्वांटिटी में मैं इसमें बैकिंग सैंड डाल देता हूँ। तो 3 टाइप के सैंड का यूज हम यहाँ पे करेंगे, वो उसका क्या यूजेस होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगी और क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जब पैटर्न रखेंगे तो उसके ऊपर फेसिंग सैंड लगा देंगे, फिर उसमें मोल्डिंग सैंड डालेंगे और फिर बैकिंग सैंड डाल देंगे, फिर इसको हम रैम करेंगे। रैमिंग करने के बाद ये पूरा एक गट्ठा हो जाएगा, रैमिंग करने के बाद ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, फिर हम इस पैटर्न को घुमा देंगे, फिर इस पैटर्न को हम घुमा देंगे, जो नीचे वाला पोर्शन था उसको हम ऊपर करेंगे, ये ऐसा कुछ होगा। अब इसमें पूरा सैंड होगा, और ये जो हमारे पास यहाँ पे मैंने पैटर्न रखा था ये मेरे पास पैटर्न होगा। ओके, मैंने उसको उल्टा कर दिया। अब ये इस पैटर्न को मैंने यूज कर लिया, अब इस पैटर्न को यूज करेंगे। हम इस पैटर्न को घुमा के सीधा इसके ऊपर रख देंगे ऐसा, क्योंकि मुझे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे स्फेरिकल कैविटी क्रिएट होएगा बाद में, लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और मैं सेकेंड पार्ट, अब ये नीचे वाला पार्ट हो गया फ्लास्क का, तो इसे मैं बोलता हूँ ड्रैग। अब इसके ऊपर मैं और एक पार्ट रख दूंगा फ्लास्क का, फ्लास्क इज अ बॉक्स, फ्लास्क इज अ टाइप ऑफ बॉक्स, तो मैं यहाँ पे फिर एक दूसरा बॉक्स रख दूंगा कुछ इस टाइप से। ओके, मैंने यहाँ पे दूसरा बॉक्स रख दिया। अब फिर इसमें मैं फेसिंग सैंड डाल दूंगा, इसके ऊपर मोल्डिंग सैंड डाल दूंगा, और फिर बैकिंग सैंड डाल दूंगा, इसको भी रैमिंग कर दूंगा। अब ये पूरा रैमिंग होने के बाद फिर मैं जो ऊपर वाला ये जो कोप होगा फ्लास्क का, इसको मैं उठा देता हूँ, इस कोप को मैं उठा लूँगा, सेपरेट कर दूंगा, इस कोप को मैं उठा लूँगा, और फिर इसमें जो पैटर्न रखा हुआ था ये पहले तो सॉलिड होगा, पैटर्न है, इसमें कोई पैटर्न रखा हुआ है तो इसे मैं पैटर्न बोलता हूँ। अब मैं जब इस रैमिंग अच्छे तरह से कर लेता हूँ पूरे बॉक्स को, तो मैं फिर इसके कोप को उठा लेता हूँ। यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है इसे हम पार्टिंग लाइन बोलते हैं, जो
फ्लास्क के अलग अलग पोर्शन को डिवाइड करती है, कोप को, चीक से ड्रैग को। इस दो पार्ट के बीच में जो लाइन होगी उसे हम पार्टिंग लाइन बोलेंगे। अब इस पार्टिंग लाइन से अगर मैं इस कोप को उठा लूँगा और बाद में मैं इस पैटर्न को रिमूव कर दूंगा, मतलब जो मैंने पैटर्न इसके अंदर रखा था स्फेरिकल शेप का, तो मैं वहाँ से उसको उठा लेता हूँ और मेरे पास एक कैविटी क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास एक कैविटी क्रिएट हो जाएगा। पैटर्न मैंने अभी निकाल लिया है, ये हॉलो कैविटी मुझे यहाँ पे अंदर मिलेगा, क्योंकि ये साइड में तो सैंड है लेकिन वो रैमेड है, वो इस टाइप का शेप ले लेगी। तो ये मुझे हॉलो कैविटी मिला, तो इस कैविटी को हम बोलते हैं मोल्ड कैविटी। क्या बोलेंगे इस कैविटी को? मोल्ड कैविटी। पैटर्न निकालने के बाद जो हॉलो कैविटी क्रिएट होगा उसे हम बोलेंगे मोल्ड कैविटी। ओके, अब इसमें मैं कुछ, अभी मुझे इसमें इस कैविटी में मोल्टन मेटल फिल करना है, तो मुझे कुछ जगह चाहिए कहाँ से मैं इसमें मोल्टन मेटल डाल सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई पैसेज चाहिए होगा, तो मैं जो कास्टिंग के टूल्स होते हैं उस टूल्स का यूज करके यहाँ से सैंड निकाल लेता हूँ, यहाँ से सैंड निकाल लेता हूँ ऐसे। ओके, और यहाँ से सैंड निकालने के बाद मैं यहाँ पे दो पिन्स लगाता हूँ। एक पिन तो ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा, या फिर आप बोलोगे यह पिन मतलब एक हम यहाँ से ऐसा वुड का या किसी मेटल का भी पार्ट हो सकता है जो सॉलिड होगा, पहले हम इसे इंसर्ट करेंगे, फिर ये यहाँ से भी एक हॉलो कैविटी क्रिएट करेगा। और यहाँ से मैं इसको फिर एक पिन यहाँ पे लगा देता हूँ, एक पिन यहाँ पे लगा देता हूँ, तो दो पिन लगा लिए। इस पिन को हम बोलते हैं स्प्रू, इस पिन को हम बोलते हैं स्प्रू, ये हम आगे देखेंगे स्प्रू का फंक्शन। अब इस पिन को हम बोलते हैं राइजर, इस पिन को हम बोलते हैं राइजर। जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो ये है स्प्रू, एक टाइप का पिन है, यहाँ पे हॉलो कैविटी क्रिएट होगा। ये दूसरा पिन मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसको हम राइजर बोलेंगे। यह हमारा स्फेरिकल टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से मैंने जो मेटल फ्लो होने के लिए गेट्स बनाए हुए हैं, और ये पोरिंग मशीन है जहाँ हम मोल्टन मेटल डाल देंगे। तो इतना सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद मैं इसमें मोल्टन मेटल डालूंगा। फिर ये मोल्टन मेटल यहाँ से फ्लो होके इसका शेप ले लेगा, और फिर बाद में जब सॉलिडिफाई होगा तो मैं इस कोप को भी निकाल लूँगा, ड्रैग को भी निकाल लूँगा, तो मुझे कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे जनरली मिल जाएगा। ऐसा कुछ शेप मुझे यहाँ पे मिलेगा। फिर मैं मशीनिंग करके इस पार्ट को हटा लूँगा, मशीनिंग करके इस पार्ट को हटा लूँगा, और मुझे फिर फाइनली हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। इसके ऊपर फिनिशिंग और मशीनिंग प्रोसेस हम कैरी आउट करेंगे, और हमें जो फाइनल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था स्फेरिकल शेप का, जो बॉल हम बॉल बेरिंग का बॉल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हमें मिलेगा। तो ये होता है एक जनरल प्रोसेस फॉर कास्टिंग। अब इसमें जो टर्म्स यूज किए हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो अभी हमने कास्टिंग प्रोसेस को देखा, उस कास्टिंग प्रोसेस को हम डिसाइड करने से फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका पूरा सिस्टम हमने, पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा। तो अब उस प्रोसेस को हम यहाँ इस डायग्राम में दिखा रहे हैं। यह हमारा फ्रंट व्यू है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं इसको हर एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। इसका बाद में हमें बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ उसका डेफिनेशन और उसका यूज़ क्या होता है कास्टिंग में वो देखेंगे, ताकि आप आगे चल के इसके फंक्शन को समझ सके। तो फर्स्ट हमारे पास जो मेटल होता है, किसी भी मेटल को हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट हम उसको कपोला में हीट करते हैं और उस मेटल को मोल्टन स्टेट में ला लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में ला लेते हैं। अब उस लिक्विड फॉर्म को हम फर्स्ट पोर करते हैं इस पोरिंग बेसिन में। तो टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट हमारा पार्ट है पोरिंग बेसिन। ओके, पोरिंग बेसिन। अब ये किस लिए यूज किया जाता है पोरिंग बेसिन? पोरिंग बेसिन में हम किसी भी लिक्विड मेटल को यहाँ से डाल लेंगे और फिर ये लिक्विड मेटल फ्लो होते होते इस स्प्रू में आ जाएगा, इस स्प्रू में आ जाएगा। अब पोरिंग बेसिन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम किसी मोल्टन मेटल को डाल देंगे तो ये पूरा सैंड का बना हुआ है, और जब हम डायरेक्टली कोई मेटल, कोई लिक्विड मेटल यहाँ डाल देंगे तो ये यहाँ पे नीचे जाके इम्पैक्ट करेगा या साइड में इम्पैक्ट करेगा, और यहाँ से हमारी मोल्ड की जो कैविटी है, जो स्प्रू की कैविटी है, वो डैमेज होने का चांस होता है। तो इसलिए हम पोरिंग बेसिन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम मेटल
मोल्टन मेटल डालेंगे तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे आप शेप देख रहे हो, एक कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे क्रिएट किया जाता है और इस शेप के ऊपर धीरे धीरे मेटल आके उसकी वेलोसिटी को कम करके फिर वो स्प्रू में डाला जाता है। अब कई बार हो सकता है इस मेटल के पहले इधर फिल्टर भी लगा हुआ होता है, कि जो कि मेटल की जो इम्प्योरिटीज होंगे उसको रिमूव करेगा। ऑलरेडी यहाँ पे जो नीचे डालेंगे अगर कोई हेवी इम्प्योरिटीज है तो वो यहाँ पे कलेक्ट होगी और जो मेटल है यहाँ से पास होगा। कई जगह फिल्टर का भी यूज करेंगे कि जहाँ से हम उसके इम्प्योरिटीज को निकाल सके। तो फर्स्ट पार्ट हमने पोरिंग बेसिंग के बारे में देखा। तो सेकेंड पार्ट जो होता है टर्मिनोलॉजी में वो होता है स्प्रू। स्प्रू बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिंग में। स्प्रू इज अ पैसेज or a cavity which flow molten metal from pouring basin to runner। pouring basin to runner। स्प्रू का काम क्या है? pouring basin से लिक्विड मेटल को रनर तक ले जाना। एक वर्टिकल कैविटी होती है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। स्प्रू इज अ वर्टिकल hollow cavity which flow molten metal from pouring basin up to the runner। अब इसके भी स्प्रू के अलग अलग शेप होते हैं, उसका डिज़ाइन हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन अब स्प्रू का सिर्फ फंक्शन क्या होता है? पोरिंग बेसिन से मोल्टन मेटल को रनर तक ले जाना। तो स्प्रू को यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है, पोरिंग बेसिन से रनर तक मैं यहाँ पे मोल्टन मेटल को ले जाने के लिए जो कैविटी यूज करता हूँ उसे मैं बोलता हूँ स्प्रू। अब यहाँ तक मोल्टन मेटल आ गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो रनर। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा कास्टिंग टर्मिनोलॉजी में वो होगा रनर। तो रनर इज अ हॉलो हॉरिजॉन्टल पैसेज दैट फ्लोज मोल्टन मेटल फ्रॉम स्प्रू टू इनगेट। ये जो आप इनगेट्स देख रहे हो, तो इनगेट और स्प्रू के बीच में एक हॉरिजॉन्टल कैविटी होगा जिससे हम मोल्टन मेटल फ्लो करेंगे। उस कैविटी को हम बोलते हैं रनर। द रनर इज अ पैसेज बिटवीन स्प्रू एंड इनगेट्स दैट कैरीज मोल्टन मेटल को स्प्रू और इनगेट के बीच में फ्लो करने के लिए एक पैसेज होगा, उस पैसेज को हम बोलेंगे रनर। अब रनर में आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो एक पोर्शन है वेना कॉन्ट्रैक्टा या कुछ इसका डायमेंशन हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। तो उसका यूज होता है, हम जब भी इसमें कोई मेटल डाल देते हैं तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अगर इस कैविटी में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो वो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से बाहर से वो गैस को खींचने की कोशिश करेगा, एयर को मोल्ड के अंदर लेने की कोशिश करेगा। और अगर एयर अंदर जाएगा तो गैस अगर मेटल में जाएगा तो डिफेक्ट्स कास्टिंग में क्रिएट होंगे। गैस के जो डिफेक्ट्स होंगे, पोरोसिटी होंगी, वो कास्टिंग में क्रिएट होगी। और वो ना होने के लिए हम इस रनर में, हॉरिजॉन्टल रनर में एक ऐसा शेप क्रिएट करते हैं जिससे हमारा पॉजिटिव प्रेशर गेट के अंदर, गेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्टअप हो, ताकि हम बाहर का गैस है जो मोल्ड के अंदर ना जा सके। सेकेंड, इसमें आप एक पार्ट देख रहे हो, स्कीम बॉक्स है रनर के अंदर। फर्स्ट तो वेना कॉन्ट्रैक्टा था, सेकेंड जो है वो स्कीम बॉब है। रनर के अंदर जो सेकेंड पार्ट है वो स्कीम बॉब है। अब स्कीम बॉब का क्या फंक्शन होता है? इस स्कीम बॉब का शेप कुछ इस तरफ है, कुछ स्फेरिकल शेप का है, और यहाँ पे मटेरियल आ रहा है, मतलब यहाँ पे मोल्टन मेटल आ रहा है और यहाँ से मोल्टन मेटल जा रहा है। ये रनर में कनेक्ट हुआ होता है। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसको रनर बोलेंगे, रनर में स्कीम बॉब कनेक्ट होता है। अब स्कीम बॉब में क्या होगा? ये जो मोल्टन मेटल है वो इस स्कीम बॉब में आएगा। अब इस स्कीम बॉब में जब मोल्टन मेटल आएगा तो जो प्योर मेटल होगा, जो प्योर फॉर्म होगा, अगर उस मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज है और हेवी इम्प्योरिटीज होगी तो इस पार्ट में सेटल होंगी। मतलब हम जो प्योर मेटल डालेंगे उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटीज होगी, अगर वो हाई वेट की है, हेवी है, ओके, वो हेवी है तो वो यहाँ पे सेटल हो जाएगी, राइट। अगर वो इस मेटल से ज़्यादा, इम्प्योरिटी का वेट ज़्यादा है तो वो नीचे सेटल होगी, और कम है तो इस पोर्शन में सेटल होगी, वो इस पोर्शन में सेटल होगी। तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम स्कीम बॉब का यूज करते हैं। हेवी इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे सेटल होगी, जो लाइटर इम्प्योरिटीज होगी वो ऊपर सेटल होगी, और ऑलमोस्ट
प्योर मोल्टन मेटल होगा तो इस पैसेज में वो पास हो जाएगा, जो प्योर मेटल होगा वो इस पैसेज में पास हो जाएगा। तो स्किम बॉब का हम यूज करते हैं रनर में। ओके, तो ये स्किम बॉब था। अब स्किम बॉब के बाद हम आ जाते हैं इनगेट पे। इनगेट, तो फोर्थ पॉइंट कास्टिंग में हमारा है इनगेट्स। इनगेट, अब इस नाम से ही आप जानते हो जो मोल्ड कैविटी है उसमें मोल्टन मेटल को फ्लो करने का काम करता है इनगेट्स। जैसे हमारे घर के बाहर जो गेट लगा हुआ होता है, उस गेट के अंदर आने के बाद हम घर में आ जाते हैं, हमारे हाउस में आ जाते हैं, वैसे ही अगर मोल्ड कैविटी में जाना है तो इन गेट है, मतलब मोल्ड कैविटी के पहले गेट लगेगा, उस गेट को क्रॉस करके हम मोल्ड में जाएंगे। तो इन गेट इज अ कैविटी विच सप्लाइज मोल्टन मेटल टू द मोल्ड फ्रॉम रनर। अब रनर को हम रनर से जो मोल्टन मेटल होगा उस मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी में सप्लाई करेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई इस शेप का कैविटी मुझे क्रिएट करना है और मैं सिंपल ऐसे रनर कनेक्ट कर देता हूं। यहाँ से ये मेरा रनर है, मैंने इन गेट्स का यूज नहीं किया है, गेट्स का यूज नहीं किया। अब ये रनर है तो यहाँ से मोल्टन मेटल जाएगा, फिर इस पार्ट में जाएगा, इस पार्ट में जाएगा, फिर इधर जाएगा। इसको टाइम भी लगेगा और इस टाइम के दौरान वो सॉलिडिफाई भी हो सकता है, क्योंकि अगर इतना जाने में उसको टाइम लगेगा, उस टाइम में वो ठंडा भी हो सकता है, तो पूरा हर पार्ट के कॉर्नर तक वो नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रनर को डिवाइड कर देते हैं। इस रनर को अलग अलग पार्ट लेके, मान लीजिए अब यहाँ से मोल्टन मेटल आ रहा था तो मैंने यहाँ से भी इसको इंसर्ट कर दिया इस कैविटी में, और एक स्ट्रीम लेके मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया। तो अब मेरे 3 स्ट्रीम हो गई, यहाँ से भी मोल्टन मेटल जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, 3 पार्ट में जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इनगेट्स। इनगेट्स का क्या फायदा, अब इसका टाइम कम होगा, कम टाइम में ये मोल्ड कैविटी कंप्लीट होगा, फिलअप होगा, और उसके जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा वो कम मिलेगा, तो मेटल सॉलिडिफाई नहीं होगा। मेटल जब लिक्विड स्टेट में है उसी केस में वो सब कॉर्नर तक पहुंच जाएगा, ये हम आगे भी देखेंगे। तो बेसिकली इनगेट्स कैरी आउट मोल्टन मेटल फ्रॉम रनर टू द मोल्ड कैविटी एट अ डिफरेंट पॉइंट। मोल्ड कैविटी एट अ डिफरेंट पॉइंट, तो ये होता है इनगेट्स का फंक्शन। इनगेट्स के बारे में अभी आपको पता चला होगा। अब इनगेट्स में जो मेटल आएगा, मोल्टन मेटल आएगा, वो इस मोल्ड कैविटी में जाएगा, जो भी मोल्ड कैविटी का शेप होगा वो एक्वायर कर लेगा। मोल्ड कैविटी क्या होता है, उसे पैटर्न से यूज करते हैं, ये हमने पहले देखा है, इसके पहले हमने देखा था। तो हमने पैटर्न को देखा था, तो यहाँ से भी एक टर्म पैटर्न्स बोल सकते हो। 6 हमने फ्लास्क के बारे में भी इसके पहले देखा था, तो फ्लास्क का भी हमारा एक टर्मिनोलॉजी में इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे कोब लिखा है, यहाँ पे ड्रैग लिखा है, और ये जो रेड कलर का लाइन है वो पार्टिंग लाइन है। पार्टिंग लाइन क्या होता है, फ्लास्क के अलग अलग पार्ट को मतलब एक दूसरे से अलग करता है, उसे हम पार्टिंग लाइन बोल देते हैं। तो फ्लास्क को देखा था, पैटर्न को देखा था, ये तो हमारा टर्मिनोलॉजी में आ गया। अब उस कैविटी, मोल्ड कैविटी के अंदर पूरा मोल्टन मेटल जाएगा, राइट। अब इस मोल्ड कैविटी के अंदर पूरा मेटल जाने के बाद ये यहाँ से ऊपर पूरा ये मोल्ड कैविटी फिल होने के बाद ये यहाँ से ऊपर उठते उठते यहाँ तक आ जाएगा, राइजर में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा राइजर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी राइजर। राइजर कास्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर इस राइजर के फंक्शन के बारे में हम अभी देख लेते हैं। राइजर का क्या फंक्शन है, राइजर के 3 अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो हम आगे चल के डिटेल में देखें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जो राइजर है वो तो फर्स्ट उसका फंक्शन होता है, हम जब भी इसमें कोई मोल्टन मेटल डालेंगे तो इसमें जो हॉलो कैविटी होगा, इसमें कुछ एयर होगा, गैसेस होगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उसको बाहर निकलने के लिए जगह ही नहीं है। अगर राइजर नहीं लगाएंगे तो ये बाहर कहाँ से निकलेगा, निकले जगह नहीं होगी, फिर कास्टिंग में डिफेक्ट आए। तो उस डिफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे एक पोर्शन लगाएंगे। जैसे हम यहाँ से मेटल डालेंगे तो ये गैस यहाँ से ऊपर कैविटी से ऊपर चला जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन होता है राइजर का। अब सेकंड क्या, अगर ये कैविटी पूरा भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम ऊपर से देख के बता सकते हैं। यहाँ से मोल्टन मेटल डालेंगे, कैविटी फुल होगा तो ये
मोल्टन मेटल ऊपर उठते उठते यहाँ तक जाएगा, तो हम ऊपर से ये देख के बता सकते हैं कि हमारा कैविटी फुल हो चुका है। सेकेंड फंक्शन होगा। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइजर इज दैट इट कंपनसेट अलाउंसेस, मतलब अब ये लिक्विड में है, लिक्विड के केस में है ये मोल्टन मेटल, कैविटी फुल हो चुका है, मेटल भी यहाँ तक आ चुका है, राइट। अगर हम राइजर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मान लीजिए ये मेरा ऐसा कैविटी है, मैं स्पेरिकल शेप का कैविटी बनाना चाहता हूँ, इसका डायमीटर मैं मान लेता हूँ 25 mm है, 25 mm। अभी ये लिक्विड स्टेट में है, अभी तक हमने इसको सॉलिडिफिकेशन नहीं किया है, ठंडा नहीं किया है, अभी लिक्विड स्टेट में है। अब लिक्विड स्टेट में होगा क्या, जब हम इसको सॉलिडिफाई करेंगे तो ये 25 है, सॉलिडिफाई होंगे तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा मेटल के बीच में, मतलब मेटल के एटम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो 25 mm का था तो ये कम होते 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 मुझे कुछ 24 mm का मिलेगा, मुझे कुछ 24 mm का मिलेगा। बट मैं चाहता हूँ 25 mm का, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसका शेप भी स्फेरिकल नहीं रहेगा, कई जगह ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कई जगह थोड़ा एक्सपांड होगा, तो इसका जो शेप है वो शेप भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो सॉलिडिफिकेशन अच्छी तरह नहीं होगा। मोल्ड में हॉलो कैविटी क्रिएट होगी इसके राउंड में, और वो शेप भी नहीं ले पाएगा, और उसका जो हमें डायमेंशन चाहिए था वो डायमेंशन भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो उस अगर ये जो कम पड़ा हुआ मेटल है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइम में उसके कुछ मेटल चाहिए होगा, ये जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें कुछ मेटल आना चाहिए, तभी वो पूरा कैविटी फिलअप हो सकता है। तो उस कैविटी को फिलअप करने के लिए भी राइजर का यूज किया जाता है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। राइजर को हम जब डिजाइन करेंगे तब हम इस सब चीजें के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो अभी आपको राइजर के बारे में पता चला होगा, तो ये होता है राइजर का फंक्शन। अब 8 जो पॉइंट होगा हमारे पास वो होगा कोर, वो होगा कोर। तो ये कोर क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे निकाला है कोर, राइट। स्पेरिकल शेप का मेरे पास कैविटी है और यहाँ पे मैंने एक अंदर इस पार्ट को इंसर्ट कर दिया है और इसको मैंने बोला है कोर। तो कोर किस लिए यूज किया जाते हैं, कोर इज यूज टू मेक अ हॉलो कैविटी, टू मेक अ हॉलो कैविटी इनसाइड द मोल्ड। मतलब हमें प्रोडक्ट में कोई हॉलो कैविटी चाहिए। अब मैं बोल रहा था कि मुझे स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट तो ये होगा, बट मुझे इसमें कोई हॉलो कैविटी चाहिए, मैं इसमें कोई अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ कोई रॉड को, तो मुझे यहाँ पे कुछ हॉलो कैविटी चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ मुझे ऐसा कुछ हॉलो कैविटी चाहिए यहाँ पे, इस बाजू में तो सब यहाँ पे ये जो होगा ये सब मोल्टन मेटल है, मेरा प्रोडक्ट है, बट मैं यहाँ पे एक हॉलो कैविटी चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हॉलो कैविटी चाहता हूँ। तो फाइनल प्रोडक्ट में हॉलो कैविटीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कंपोनेंट यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कोर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कोर। तो कोर क्या होता है, ये सैंड का भी बना हुआ होगा या फिर किसी अदर मटेरियल का भी होता है। ये मान लीजिए मैं इस टाइप का अंदर कोई हॉलो कैविटी बनाना चाहता हूं, तो मैं इस टाइप का पहले कोर बनाऊंगा और वो इस मोल्ड कैविटी में मुझे जिस प्लेस पे चाहिए उस प्लेस पे रख दूंगा। अब मुझे बीचों बीच में चाहिए था तो मैंने ये कोर को उठा लिया, पहले मैंने इस कोर को बना लिया, फिर इस कोर को उठा के इस मोल्ड कैविटी में रख दिया, इस मोल्ड कैविटी में रख दिया। अब जब भी मोल्टन मेटल आएगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन मैं इस कोर को निकाल दूंगा तो यहाँ पे मुझे एक हॉलो कैविटी मिलेगा। तो हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए जो कंपोनेंट का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं कोर। ऐसा नहीं है ये सिर्फ इसी शेप का हो सकता है, वो जिस भी टाइप का शेप चाहिए उसी टाइप का कोर हम उस मोल्ड कैविटी में रखेंगे तो उस टाइप का हमें हॉलो कैविटी फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं कोर, राइट। अब इस कोर को यहाँ पे रखने के लिए मैंने यहाँ पे 2 सपोर्ट दिए हैं, अलग अलग, एक सपोर्ट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, कितने भी सपोर्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन। तो उस सपोर्ट को हम बोलते हैं चैपलेट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 9th चैपलेट्स। ओके, चैपलेट। तो चैपलेट का फंक्शन क्या है, चैपलेट इज यूज टू सपोर्ट अ कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी। चैपलेट इज यूज टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी। अब हॉलो कैविटी को क्रिएट करने के लिए कोर का यूज करेंगे और कोर को सपोर्ट करने के लिए चैपलेट का यूज करेंगे। कोर को सपोर्ट करने के लिए
चैपलेट्स का यूज करेंगे। अब कोर को सपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ती है? अब आप सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से जो मोल्टन मेटल आ रहा है इस कोर में जा रहा है, कोर के नीचे वाले पोर्शन में जा रहा है। तो नीचे वाले पोर्शन में जब जाएगा तो ये मेटल इस कोर को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश करेगा, वो अपनी जगह से हिलाने की कोशिश करेगा ड्यू टू द बायोनेंसी फोर्स, ड्यू टू द बायोनेंसी फोर्स। अब बायोनेंसी फोर्स इस कोर पे लगेगा तो वो कोर डिस्प्लेस हो सकता है, अपनी जगह से छोड़ के कहीं अलग जगह पे शिफ्ट हो सकता है, और वो ना हो इसीलिए हम कोर को सपोर्ट करते हैं और उस सपोर्ट को हम बोलते हैं चैपलेट्स। तो चैपलेट आर यूज टू सपोर्ट अ कोर इनसाइड मोल्ड कैविटी। और लास्ट टर्मिनोलॉजी में हमारा एक लास्ट पॉइंट होगा और वो होगा चिल्स। चिल्स, ओके। तो चिल्स ये भी बहुत बार कास्टिंग में यूज किया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि कास्टिंग में यूनिफॉर्म कूलिंग रेट मेंटेन करने के लिए चिल्स का यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म कूलिंग रेट। अब यूनिफॉर्म कूलिंग रेट, मान लीजिए मैं यहाँ पे मेटल ला लेता हूँ, पहले मेटल यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो मेटल यहाँ नीचे से जाते जाते ऊपर तक आ जाएगा, ओके। अब ऊपर हॉट रहेगा, नीचे उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा ठंडा होने के लिए, तो वो जल्दी ठंडा हो सकता है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि नीचे का जो मेटल है वो बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है, जल्दी ठंडा हो रहा है, और ऊपर का ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर अनइक्वल कूलिंग रेट होगा तो ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे प्रोडक्ट के अंदर, ट्रेसेस प्रोड्यूस। अनइक्वल कूलिंग रेट मतलब ये 5 मिनट में कूल हो रहा है, इसको 10 मिनट लग रहे हैं, अनइक्वल कूलिंग रेट है, तो उस केस में उस प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेसेस आ जाते हैं, और उस स्ट्रेसेस की वजह से हमारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगा वो अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। तो उस स्ट्रेसेस को अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि इक्वल कूलिंग रेट हो, और इस इक्वल कूलिंग रेट को मेंटेन करने के लिए हम चिल्स का यूज कर देते हैं। तो चिल्स आर यूज टू मेंटेन इक्वल कूलिंग रेट इन द प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें जो अनइक्वल कूलिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस आते हैं, उस स्ट्रेसेस को एलिमिनेट करने के लिए हमें चिल्स का यूज करते हैं। अब चिल्स में क्या होता है, हीट ट्रांसफर का रेट हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो किसी पॉइंट पे घटा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट होगा वो सेम टाइम पे सेम टेम्परेचर पे रहेगा हर कॉर्नर पे, तो इससे हमारा ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे और हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा। तो यह चिल्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब फाइनल जब ये सब कुछ हो चुका है तो हम उसको सॉलिडिफाई करने के लिए रख देंगे, कुछ टाइम सॉलिडिफाई करेंगे। सॉलिडिफाई होने के बाद ये जो रेड जो दिख रहा है यहाँ पे पूरा मोल्टन मेटल है, तो ये पूरा मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होने के बाद कुछ इस तरह का कैविटी मुझे मिलेगा, इस तरफ का शेप मुझे मिलेगा। लेकिन मैंने बोला है स्टार्ट में, तो मुझे केवल स्फेरिकल शेप चाहिए, मुझे इसकी स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस ड्रैग को, इस स्कोप को या तो मैं ब्रेक करूँगा या फिर उससे निकाल दूंगा। अब मुझे ये पूरा रेड मार्क का यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब मैं इस पूरे पोर्शन को मैं ब्रेक कर दूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। ये मेरे पास कास्टिंग है, कास्टिंग का मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास। यहाँ से भी जब मैं सैंड को निकाल देता हूँ तो मुझे कुछ मोल्टन मेटल का इस तरफ का कैविटी मिल जाएगा। लेकिन मुझे मेरा ऑब्जेक्ट था, तो मुझे स्पेरिकल टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाना था, बॉल बनाना था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मशीनिंग करके ये जो अनवांटेड पोर्शन है, इसमें जो अनवांटेड पोर्शन है इस पर मशीनिंग करके ये पोर्शन को हटा दूंगा, ये दोनों पोर्शन को मैं मशीनिंग करके हटा दूंगा। और ये जो कोर मैंने यहाँ पे रखा था, इस कोर को भी मैं यहाँ से निकाल लूँगा, क्योंकि वो सैंड का बना होगा या फिर वैक्स का या फिर अलग अलग मटेरियल का बना होगा, तो यहाँ से भी मैं उसको निकाल दूंगा। ये जो चैपलेट्स होंगे उस चैपलेट को भी मैं जब निकाल लूँगा तो मुझे कुछ इस तरफ का यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यही मेरा डिजायर्ड ऑब्जेक्ट था, फाइनल ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट करके इसको रख सकता हूँ। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट में कुछ मशीनिंग प्रोसेस किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इस कास्टिंग जो होता है उसका फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं रहता है, तो उसको फिनिशिंग को बढ़ाने के लिए या फिर इसमें कुछ और भी ऑपरेशन होंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो हमें यहाँ पे देखा कि हम फाइनल प्रोडक्ट
हमने जो डिज़ाइन किया था बॉल, तो उसको हम फाइनल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा एक डिटेल एनालिसिस ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट